गायत्री, मेरे भाई और मेरी भाभी का अपमान मेरे घर पर मत करना, समझी। मेरी भतीजी की शादी है और मेरा बेटा, मेरी बहू उसमें अवश्य शामिल होंगे। सुना तुमने? हमारा जीवन कोई जंग नहीं है गायत्री, कि हर पल हाथ में हथियार ही लेकर चला जाए, सामने वाले के नहले पर दहला मारना। क्या यही हमारे जीवन का उद्देश्य रह गया है? मैंने अपनी पत्नी गायत्री को समझाने के उद्देश्य से कहा, अब अपनी उम्र को भी देख लिया करो। क्या हो गया है मेरी उम्र को? गायत्री बोली, छोटा बड़ा जैसे चाहे मुझसे बात करे, क्या उन्हें तमीज ना सिखाऊं? तुम छोटे बड़े सबके हर काम में अपनी टांग क्यों फंसाती हो? छोटे के साथ बराबर का बोलना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? तुम मेरे सगे हो या विनोद के? मैं जानती हूँ तुम अपने ही खून का साथ दोगे। मैंने अपनी पूरी उम्र तुम्हारे साथ गुजार दी, मगर आज भी तुम मेरे नहीं बल्कि अपने परिवार के ही सगे हो। उसकी बात सुनकर मैंने अपना सिर पीट लिया। क्या करूँ मैं इस औरत का? दम घुटने लगता है मेरा अपनी ही पत्नी गायत्री के साथ। तुमने खाना मुझसे क्यों ना मांगा, राधिका से क्यों मांग लिया? सिर दर्द की दवा राधिका तुम्हें क्यों खिला रही थी? बाजार से लौटकर तुमने फल सब्जी राधिका को क्यों पकड़ा दी? मुझे क्यों नहीं बुला लिया? गायत्री अपनी ही बहू राधिका से अपना मुकाबला करे तो बुरा लगना स्वाभाविक है। उम्र के साथ गायत्री परिपक्व नहीं हुई, उसका अफसोस मुझे होता है, और अपने स्नेह का विस्तार नहीं किया, इस पर भी पीड़ा होती है। क्योंकि जब गायत्री ब्याह कर मेरे जीवन में आई थी, तब मेरी माँ मेरी बहन के साथ मुझे बांटना उसे सख्त नागवार गुजरता था, और अब अपनी ही बहू इसे अच्छी नहीं लगती। कैसी मानसिकता है गायत्री की। मुझे मेरी माँ ने आज़ाद छोड़ दिया था ताकि मैं खुलकर सांस ले सकूं। मेरी बहन ने भी शादी के बाद ज़्यादा रिश्ता नहीं रखा, बस राखी का धागा ही साल भर बाद याद दिला जाता था कि मैं भी किसी का भाई हूँ। वरना गायत्री के साथ शादी के बाद मैं एक ऐसा अनाथ पति बनकर रह गया जिसका हर कोई था, फिर भी पत्नी के सिवा कोई नहीं था। मैंने गायत्री के साथ निभा लिया क्योंकि मैं पलायन में नहीं, निभाने में विश्वास रखता हूँ। लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव पर जब मैं सबका प्यार चाहता हूँ, सबके साथ मिलकर रहना चाहता हूँ, तो सहसा महसूस होता है कि मैं तो सबसे कटता जा रहा हूँ, यहाँ तक कि अपने बेटे बहू से भी। गायत्री की अधिकार का पंजा शादीशुदा बेटे के कपड़ों से लेकर उसके खाने की प्लेट तक है। अपना हाथ उसने खींचा ही नहीं है, और मुझे लगता है बेटा भी अपना दम घुटता सा महसूस करने लगा है। कोई ज़रूरत नहीं है बहू से ज़्यादा घुलने मिलने की, पराया खून पराया ही रहता है। गायत्री ने सदा की तरह एक तरफा फैसला सुनाया तो बरसों से दबा लावा मेरी जबान से फूट निकला। मेरी माँ, बहन और मेरा भाई विनोद तो अपना खून थे, पर तुमने तो मुझे उनसे भी अलग कर दिया। मेरा अपना आखिर है कौन? समझा सकती हो मुझे? बस वही मेरा अपना है जिसे तुम अपना कहो। तुम्हारे अपने भी बदलते रहते हैं। कब तक मैं रिश्तों को तुम्हारी ही आंखों से देखता रहूँगा? कहते कहते रो पड़ा मैं। क्या हो गया है मेरा जीवन? मेरी सगी बहन, मेरा सगा भाई मेरे पास से निकल जाते हैं और मैं उन्हें बुलाता ही नहीं। नज़रें मिलती है तो उनमें परायापन झलकता है, जिसे देखकर मुझे तकलीफ होती है। हम 3 भाई बहन जवान होकर भी जरा सी बात ना छिपाते थे, और आज वर्षों बीत गए हैं उनसे बात किए हुए। आज जब जीवन की शाम है, मेरी बहू राधिका, जिस पर मैं अपना ममत्व, अपना दुलार लुटाना चाहता हूँ, वह भी गायत्री को नहीं सुहाता। कभी कभी सोचता हूँ, क्या नापुंसक हूँ मैं? मेरी शराफत और मेरी निभा लेने की क्षमता ही क्या मेरी कमजोरी है? तरस आता है मुझे कभी कभी खुद पर। क्या वास्तव में जीवन इसी जीत हार का नाम है?
गायत्री मुझे जीत कर अलग ले गई होगी, उसका अहम संतुष्ट हो गया होगा, लेकिन मेरी तो सदा हार ही रही ना। पहले माँ को हारा, फिर बहन को हारा और उसके बाद भाई को भी हार गया। विनोद चाचा की बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है पापा। लड़का फौज में कैप्टन है, मेरे बेटे आदित्य ने खाने की मेज पर बताया। अच्छा, तुझे बड़ी खबर है चाचा की बेटी की। वह तो कभी यहाँ झांकने भी नहीं आया कि हम मर गए या जिंदा है। हम मर गए होते तो वह जरूर आता गायत्री, अभी हम मरे कहाँ हैं। मेरा यह उत्तर सुन हक्का बक्का रह गया आदित्य। राधिका भी रोटी परोसती परोसती रुक गई। और फिर ऐसा कोई भी धागा हमने भी कहाँ जोड़े रखा है जिसकी दुहाई तुम सदा देती रहती हो। लोग तो पराई बेटी का भी कन्यादान अपनी बेटी की तरह ही करते हैं। विनोद तो फिर भी अपना खून है। उस लड़की ने ऐसा क्या किया है जो तुम उसके साथ दुश्मनी निभा रही हो। उसके बाद खाना पटक दिया गायत्री ने और अपने पराये खून की दुहाई देने लगी। बस गायत्री, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि कल क्या हुआ था। जो भी हुआ उसका इससे बुरा परिणाम और क्या होगा कि इतने सालों से हम दोनों भाइयों ने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। आज अगर पता चला है कि उसकी बच्ची की शादी है तो उस पर भी तुम ताना कसने लगी। उसकी शादी का तो मुझे 15 दिन से पता है। क्या वह आपको बताने आया? अच्छा, 15 दिन से पता है तो क्या तुम बधाई देने गई? सदा दूसरों से ही उम्मीद करती हो। कभी यह भी सोचा है कि अपना भी कोई फर्ज होता है। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं चलता। सामने वालों को भी तो पता चले कि आपको उसकी परवाह है। क्या वह आदित्य की शादी में आया था? अभी गायत्री इतना ही कह पाई थी कि मैं खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ। गायत्री का व्यवहार असहनीय होता जा रहा है। यह सोचकर मैं सिहर उठता कि एक दिन राधिका भी आदित्य को लेकर अलग रहने चली जाएगी। मेरी उम्र भर की साथ मेरा बेटा भी जब साथ नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा। शायद इतनी दूर तक गायत्री सोच नहीं सकती है। सहसा माली ने अपना समस्या से चौंका दिया। अगले माह भतीजी का ब्याह है, आपकी थोड़ी मदद चाहिए होगी साहब। ज़्यादा नहीं तो एक जेवर देना तो मेरा फर्ज बनता ही है ना। आखिर मेरे छोटे भाई की बेटी है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आसमान से ज़मीन पर फेंका हो। कुछ नहीं है माली के पास, फिर भी वह अपनी भतीजी को कुछ देना चाहता है, बावजूद इसके कि उसकी भी अपने भाई से अनबन है। और एक मैं हूँ जो सर्वसंपन्न होते हुए भी अपनी भतीजी को कुछ भी उपहार देने की भावना और स्नेह से सुने हूँ। माली तो मुझसे कहीं ज़्यादा धनवान है। पुश्तैनी जायदाद के बंटवारे से लेकर माँ के मरने और कार दुर्घटना में अपने शरीर पर आए अर्पित तानों के झंझावत में फंसा में कितनी देर तक बैठा सोचता रहा। समय का पता ही नहीं चला। चौंका तो तब जब राधिका ने आकर पूछा, क्या बात है पापा, आप इतनी रात गए यहाँ बैठे हैं। धीमे स्वर में राधिका बोली, आप कुछ दिन से ढंग से खा पी नहीं रहे हैं। आप परेशान हैं ना पापा। मुझसे बात करें पापा, क्या हुआ। जरा सी बच्ची को मेरी पीड़ा की चिंता है, यही मेरे लिए एक सुखद एहसास था। अपनी ही उम्र भर की कुछ समस्याएं हैं जिन्हें समय पर मैं सुलझा नहीं पाया था और अब बुढ़ापे में कोई आसान रास्ता चाह रहा था कि चुटकी बजाते ही सब सुलझ जाए। संबंधों में इतनी उलझने चली आई है कि सीरा ढूंढने जाऊं तो सीरा ही ना मिले। कहाँ से शुरू करूं जिसका भविष्य में अंत भी सुखद हो। खुद से सवाल कर खुद ही खामोश हो लिया। बेटा, वह विनोद को लेकर परेशान हूँ। क्यों पापा, चाचा जी की वजह से क्या परेशानी है। उसने हमें शादी में बुलाया तक नहीं। वर्षों से आप एक दूसरे से मिले ही नहीं, बात भी नहीं की, फिर वह आपको क्यों बुलाते। इतना कहने के बाद राधिका एक पल को रुकी, फिर बोली, आप बड़े हैं पापा, आप ही पहल क्यों नहीं करते। मैं और आदित्य आपके साथ है। हम चाचा जी के घर की चौखट पार कर
जाएंगे तो वह भी खुश ही होंगे। और फिर अपनों के बीच कैसा मान अपमान। उन्होंने कड़वे बोल बोल कर अगर झगड़ा बढ़ाया होगा तो आपने भी तो जरूर बराबरी की होगी। दोनों ने ही आग में घी डाला होगा ना। क्या अब उसी आग को पानी की छींट डालकर बुझा नहीं सकते? अब तो झगड़े की वजह भी नहीं रही, ना आपकी माँ की संपत्ति रही और ना ही वह रुपया पैसा रहा। राधिका के कहे शब्दों पर मैं हैरान रह गया। कैसी गहरी खोज की है। फिर सोचा, गायत्री उठती बैठती विनोद के परिवार को कोसती रहती है। शायद उसी से एक निष्पक्ष धारणा बना ली होगी। बेटी, वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो चलिए सुबह चाचा जी के घर। इतना कहकर राधिका अपने कमरे में चली गई और जब लौटी तो उसके हाथ में एक लाल रंग का डब्बा था। आप मेरी ननद को उपहार में यह दे देना। यह तो तुम्हारा हार है राधिका, आपने ही दिया था ना पापा। समय नहीं है ना नया हार बनवाने का। मेरे लिए तो बाद में भी बन सकता है, अभी तो आप यह ले लीजिए। कितनी आसानी से राधिका ने सब सुलझा दिया। सच है, एक औरत ही अपनी सूझबूझ से घर को सुचारू रूप से चला सकती है। यह सोचकर मैं रो पड़ा। मैंने स्नेह से राधिका का माथा सहला दिया। जीती रहो बेटी। अगले दिन पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार राधिका और मैं अलग अलग समय पर घर से निकले और जौहरी की दुकान पर पहुंच गए। आदित्य भी अपने ऑफिस से वहीं आ गया। हम ने एक सुंदर हार खरीदा और उसे लेकर विनोद के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते समय लगा मानो समस्त आशाएं उसी में समाहित हो गई। आप कुछ मत कहना पापा, राधिका बोली। बस प्यार से यह हार मेरी ननद को थमा देना। चाचा नाराज होंगे तो भी हंसकर टाल देना। बिगड़े रिश्तों को संवारने में कई बार अनचाहा भी सहना पड़े तो सह लेना चाहिए। मैं सोचने लगा, आदित्य कितना भाग्यवान है कि उसे राधिका जैसी पत्नी मिली है जिसे जोड़ने का सलीका आता है। विनोद के घर की दहलीज पार की तो ऐसा लगा मानो मेरा हलक आवेग से अटक गया है। पूरा परिवार बरामदे में बैठा शादी का सामान सहेज रहा था। शादी वाली लड़की चाय ट्रे में सजाकर रसोई से बाहर आ रही थी। उसने मुझे देखा तो उसके पैर दहलीज से ही चिपक गए। मेरे हाथ अपने आप ही फैल गए। हैरान थी मुन्नी हमें देखकर। आजा मुन्नी, मेरे कहे इस शब्द के साथ मानो सारी दूरियां मिट गई। मुन्नी ने हाथ की ट्रे पास की मेज पर रखी और भागकर मेरी बाहों में आ समाई। एक पल में ही सब कुछ बदल गया। अर्पिता ने लपक कर मेरे पैर छुए और विनोद मिठाई के डब्बे छोड़ पास सिमट आया। वर्षों बाद भाई गले से मिला तो सारी जलन जाती रही। राधिका ने सुंदर हार मुन्नी के गले में पहना दिया। किसी ने भी मेरे इस प्रयास का विरोध नहीं किया। भाभी नहीं आई? विनोद बोला। लगता है मेरी भाभी को मनाने की जरूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं, चलो अर्पिता, भाभी को बुला लाए। रुको विनोद, मैंने विनोद को यह कहकर रोक दिया कि गायत्री नहीं जानती कि हम यहाँ आए हैं। बेहतर होगा तुम कुछ देर बाद घर जाओ। शादी का निमंत्रण देना। हम गायत्री के सामने अनजान होने का बहाना करेंगे, उसके बाद हम मान जाएंगे। मेरे इस प्रयास से हो सकता है गायत्री भी आ जाए। चाचा, मैं तो बस आपसे यह कहने आया हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। बस एक बार बुलाने चले आइए, हम आ जाएंगे। इतना कहकर आदित्य ने मुन्नी का माथा चूम लिया था। अगर भाभी ना मानी तो? मैं जानती हूँ वह बहुत जिद्दी है। अर्पिता ने संदेह जाहिर किया। ना मानी तो ना सही, मैंने विद्रोही स्वर में कहा। घर पर रहेगी, हम तीनों आ जाएंगे। इस उम्र में क्या आप भाभी का मन दुखाएंगे? विनोद बोला। 30 साल से आप उनकी हर जिद मानते चले आ रहे हैं। आज तक
एक झटके से सब नकार देना उचित नहीं होगा। इस उम्र में तो पति को पत्नी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह कितना गलत सोचती है यह उन्हें पहले ही दिन समझाया होता। इस उम्र में वह क्या बदलेंगी और मैं नहीं चाहता वह टूट जाए। विनोद के शब्दों पर मेरा मन भीग भीग गया। हम ताई जी से पहले मिल तो ले, यह हार भी मैं उनसे ही लूँगी। मुन्नी ने सुझाव दिया। एक रास्ता है पापा, राधिका ने धीरे से कहा। यह हार यहीं रहेगा। अगर मम्मी जी यहाँ आ गई तो मैं चुपके से यह हार लाकर आपको थमा दूंगी और आप दोनों मिलकर दीदी को पहना देना। अगर मम्मी जी ना आई तो यह हार तो दीदी के पास है ही। इस तरह सब कुछ तय हो गया। हम अलग अलग समय से घर वापस चले आए। आदित्य अपने ऑफिस चला गया। गायत्री ने जैसे ही राधिका को देखा सहसा उबल पड़ी। सुबह सुबह ही कौन सा जरूरी खरीदारी करनी थी जो सारा काम छोड़कर घर से निकल गई थी। पता है ना, आदित्य ने कहा था कि उसकी नीली कमीज धो देना। आदित्य उसका पति है, तुमसे ज़्यादा उसे अपने पति की चिंता है। क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं? आप चुप रहिए, गायत्री ने लगभग डांटते हुए कहा। अपना दायरा समेटो गायत्री, बस तुम ही तुम होना चाहती हो सबके जीवन में। मेरी माँ का जीवन भी तुमने समेट लिया था और अब बहू का भी तुम ही जियोगी। कितनी स्वार्थी हो तुम। आजकल आप बहुत बोलने लगे हैं। प्रति उत्तर में मैं कुछ बोलता उससे पहले ही राधिका ने इशारे से मुझे रोक लिया। संभवतः विनोद के आने से पहले वह सब शांत रखना चाहती थी। अर्पिता और विनोद ने अचानक आकर गायत्री के पैर छुए तब सांस रुक गई मेरी। राधिका दरवाजे की ओर से देखने लगी। भाभी, आपकी मुन्नी की शादी है, विनोद विनम्र स्वर में बोला। कृपया आप सपरिवार आकर उसे आशीर्वाद दे। राधिका हमारे घर की बहू है, उसे भी साथ लेकर आइए। आज सुध आई भाभी की। सारे शहर में न्योता बांट दिया और हमारी याद अब आई। मैंने गायत्री की बात को बीच में काटते हुए कहा। तुमसे डरता जो है विनोद, इसीलिए हिम्मत नहीं पड़ी होगी। आओ विनोद, कैसी हो अर्पिता? विनोद के हाथ से मैंने मिठाई का डब्बा और कार्ड ले लिया। राधिका को पुकारा, वह भी भागी चली आई और दोनों को प्रणाम किया। जीती रहो बेटी। अर्पिता ने राधिका का माथा चूमा और अपने गले से माला उतारकर राधिका को पहना दी। गायत्री ने मना किया तो अर्पिता ने यह कहते हुए टोक दिया कि पहली बार देखा है इसे दीदी, क्या अपनी बहू को खाली हाथ देखूंगी? मूक रह गई गायत्री। आदित्य भी योजना के अनुसार कुछ फल और मिठाई लेकर घर चला आया। बहाना बना दिया कि किसी मित्र ने मंगाई है और वह उसके घर उत्सव पर जाने के लिए कपड़े बदलने आया है। अब मित्र का उत्सव रहने दो बेटा, विनोद बोला। चलो चाचा के घर और बहन की डोली सजाओ। आदित्य चाचा से लिपट फूट फूट कर रो पड़ा। एक बहन की कमी सदा खलती थी आदित्य को। मुन्नी के प्रति सहज स्नेह बरसों से उसने भी दबा रखा था। आदित्य का माथा चूम लिया अर्पिता ने। क्या क्या दबा रखा था सबने अपने अंदर। ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा प्यार, मात्र गायत्री की जिद का फल था जिसे सब ने इतने साल भोगा था। बहन की शादी के काम में हाथ बटाएगा ना आदित्य? अर्पिता के प्रश्न पर फट पड़ी गायत्री। आज जरूरत पड़ी तो मेरा बेटा और मेरा पति याद आ गए तुझे। कोई नहीं आएगा तेरे घर पर। अवाक रह गए सब। राधिका और आदित्य आंखें फाड़ फाड़ कर मेरा मुंह देखने लगे। विनोद और अर्पिता भी पत्थर से जड़ हो गए। तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा क्या तुम्हारे ही सब कुछ है? किसी और के कुछ नहीं लगते? और तुम क्या सोचती हो, हम नहीं जाएंगे तो विनोद का काम रुक जाएगा?
भुलावे में मत रहो गायत्री, जो हो गया उसे हमने सह लिया, बस हमारी सहनशीलता इतनी ही थी। मेरा भाई चल कर मेरे घर आया है, इसलिए तुम्हें उसका सम्मान करना होगा। अगर नहीं तो अपने भाई के घर चली जाओ, जिनकी तुम धौंस सारी उम्र मुझ पर जमाती रही हो। भैया, आप भाभी को ऐसा मत कहे, विनोद ने मुझे टोका। तब ना जाने कैसे मेरे भीतर का सारा लावा निकल पड़ा। क्या मैं पेड़ पर उगा था और गायत्री ने मुझे तोड़ लिया था, जो मेरा मेरा करती रही सारी उम्र? कोई भी इंसान सिर्फ किसी एक का ही कैसे हो सकता है? क्या राधिका ने कभी कहा कि आदित्य सिर्फ उसका है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता? यह अर्पिता कैसे विनोद का हाथ पकड़कर हमें बुलाने चली आई? क्या इसने सोचा विनोद सिर्फ इसका पति है, मेरा भाई नहीं लगता? गायत्री ने क्रोध में मुंह खोला, मगर मैंने टोक दिया, बस गायत्री, मेरे भाई और मेरी भाभी का अपमान मेरे घर पर मत करना, समझी? मेरी भतीजी की शादी है और मेरा बेटा मेरी बहू उसमें अवश्य शामिल होंगे। सुना तुमने? तुम राजी खुशी चलोगी तो हम सभी को खुशी होगी, अगर नहीं तो तुम्हारी इच्छा, तुम रहना अकेली, समझी ना? उसके बाद चीख चीख कर रोने लगी गायत्री। सभी अवाक थे, यह उसका सदा का नाटक था। मैंने उसे सुनाने के लिए जोर से कहा, विनोद, तुम खुशी खुशी जाओ और शादी के काम करो। आदित्य 3 दिन की छुट्टी ले लेगा, हम तुम्हारे साथ हैं, यहाँ की चिंता मत करना। लेकिन भाभी, भाभी नहीं होगी तो क्या हमें भी नहीं आने दोगे? चुप था विनोद और अर्पिता के साथ चुपचाप लौट गया। शाम तक राधिका भी वहाँ चली गई। मैं भी 3 बार चक्कर लगा आया। शादी का दिन भी आ गया और दूल्हा दुल्हन आशीर्वाद पाने के लिए अपनी अपनी कुर्सी पर भी सज गए। गायत्री अपने कोप भवन से बाहर नहीं आई। राधिका, आदित्य और मैं विदाई तक उसका रास्ता देखते रहे। आधी अधूरी ही सही, मुझे बेटी के ब्याह की खुशी तो मिली। विनोद बेटी की विदाई के बाद बेहाल सा हो गया। इकलौती संतान की विदाई के बाद उभरा खालीपन आंखों से टपकने लगा। तब आदित्य ने यह कहकर उबार लिया, चाचा आंसू पोंछ ले, मुन्नी को तो जाना ही था अपने घर, हम हैं ना आपके पास? यह राधिका है ना? मैं विनोद की चौखट पर बैठा सोचता रहा कि मुझसे तो आदित्य ही अच्छा है, जिसे अपने को अपना बनाना आता है। कितने अधिकार से उसने चाचा से कह दिया था, हम हैं ना आपके पास, और वर्षों से जमी बर्फ पिघल गई थी। बस एक ही शिला थी जिस तक अभी स्नेह की उष्मा नहीं पहुंच पाई थी। आधी अधूरी ही सही, एक आस है मन में, शायद एक दिन वह भी पिघल जाए। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।